गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इवोल्यूशन, पेज 126। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करना चाहें, वो है सतत विकास की प्रक्रिया, यानी एक प्रोसेस है जिसमें कि कांस्टेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस उनमें ऐड होते आ रहे हैं और वो चेंज होते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट process in which cumulative changes जिनको एडेप्टेशंस या वेरिएशंस भी कहते हैं, get accumulated in organisms। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिज्म में होने वाले माइनर चेंजेस जिनको वेरिएशंस भी कहते हैं, वो वेरिएशंस उनको एडेप्टिव एडवांटेज देती हैं और ये कम्युलेटिवली ऐड होती जाती है। यानी कि लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा कम्युलेटिव इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान, उसमें शुरुआती सारी स्टेजेस के इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स जिनको होमो सेपियंस भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है उनका। इनके अंदर जो चेंजेस है वो एक्यूमुलेट होकर आए हैं। जैसे कि हम लोग कैसे बाइपीडल है, यानी कि दो पैरों पर चलने वाले जीव हैं। इसके अलावा हम लोग का विजन कैसा है, बाइनोक्यूलर विजन है, यानी कि दोनों आईज जो है वो आगे की तरफ देखती है, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट्स को 3D में ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह की जो फीचर्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए। हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पूर्वजों से बड़ा है। इस तरह की फीचर्स हमारे पूर्वजों से अलग है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो एप लाइक एंसेस्टर्स, उन सब के अंदर ये वाली विशेषताएं नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे ये परिवर्तन इकट्ठे हुए। अब इसका जो पहला पैराग्राफ है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में दो चीजें आएंगी। एक तो ये आएगा कि ये जो चेंजेस होते हैं ये किस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं, इस बात का क्या सबूत है कि चेंज होते हैं, यानी कि इवोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा लाइफ जो एग्जिस्ट करती है इस समय हमारे प्लेनेट पर, ये किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ भी इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन की उत्पत्ति क्या है, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, जैसे कि evolution, we must have understanding of context of origin of life, that is evolution of earth, of stars and indeed of universe itself. What follows is the longest of all the construed and conjectured stories. तो ये जो दो वर्ड्स है ना, construed and conjectured, इनका एक मीनिंग है। जैसे construed का मतलब है इंटरप्रेटेड इन अ पर्टिकुलर वे, जिसको एक पर्टिकुलर तरह से इंटरप्रेट किया गया, interpreted in a particular way। ये तो मतलब हुआ कंस्ट्रूड का। और फिर आता है कंजेक्चर्ड। कंजेक्चर्ड का मतलब है ऐसी ओपिनियन जिसको कि पूरी इंफॉर्मेशन के बिना बनाया गया, ओपिनियन फॉर्म्ड विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, कंस्ट्रूड और कंजेक्चर का। जैसे अभी हम कहते हैं कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो एक पर्टिकुलर थ्योरी हमारी सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड है। वो किस आधार पर है, वो हमारे कुछ जो हमने थ्योरीज बनाई और वो थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई, उसके आधार पर है। तो उस थ्योरी को हमने इंटरप्रेट किया एक पर्टिकुलर वे में। और साथ में क्या लिखा है, ओपिनियन फॉर्म विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास कोई पक्का सबूत तो है नहीं कि लाइफ इसी तरह से ओरिजिनेट हुई, इसीलिए लाइफ के ओरिजिन के लिए अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं और इवोल्यूशन के लिए भी, ठीक है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई क्यों हैं? जैसे सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर आया वो किस तरह का था, सपोज वो यूनिसेलुलर था, और उसके फिर डाइवर्सिफिकेशन से और एडवांसमेंट से, जिसको इवोल्यूशन भी कहते हैं, अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स बनी जो कि पहले से ज्यादा जटिल थी। जैसे सबसे पहले जो फॉर्म थी वो कैसी थी, वो प्रोकैरियोटिक थी और यूनिसेलुलर थी।
लेकिन बाकी फॉर्म्स कैसे आई, यूकैरियोटिक आई, मल्टीसेल्युलर आई, और उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते गए। जैसे कि हम 9th क्लास में भी देखते हैं कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हम आपके ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, ये करोड़ों सालों की इवोल्यूशन का परिणाम है। लेकिन इवोल्यूशन कैसे होता है और लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है, इसको लेकर अलग अलग थ्योरी है। ये सब थ्योरीज कैसी है, बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के ओपिनियन बनाई गई है, क्योंकि सबूत हमारे पास किसी चीज का नहीं है। जैसे इतिहास में हमारे पास वो जानकारी है जो कि हमें किसी न किसी कारण से मिली है। जैसे कोई खुदाई में अवशेष मिले या किसी ने कोई संस्मरण लिखा, उसके आधार पर हम जानकारी अपनी बनाते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जबकि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो तब के लिए थ्योरीज दी गई और उनको साबित करने की कोशिशें की गई। अब सबसे पहली जो हेडिंग है इस चैप्टर में वो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इस टॉपिक में आएगा अलग अलग थ्योरीज कैसी होती है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज क्या है? देखो थ्योरीज क्या है। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि लाइफ के लिए एक थ्योरी दी गई थी, इसका नाम था स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी या स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती थी कि लाइफ जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से जनरेट हुई है, यानी निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई है। इसकी सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल था वो ये था कि एक वैज्ञानिक ने एक बार कहा कि अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट को एक बंद अंधेरे सीलन भरे कमरे में रख दिया जाए गेहूं के दानों के साथ, तो चूहों की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, भले ही वहाँ पहले से चूहे ना हो। जबकि हम क्या जानते हैं कि चूहे यानी रेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनती है। लेकिन वहाँ पर क्या क्या कहा गया कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से एनिमेट की उत्पत्ति हो सकती है। इसी तरह से एक थ्योरी ये थी कि कीचड़ जो होती है उसमें मक्खियाँ जो है वो अपने आप पनप जाती है, ठीक है, और जबकि ऐसा होता नहीं है, हम भी जानते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि नॉन लिविंग है, उसमें बैक्टीरिया अपने आप कल्चर हो जाते हैं विदाउट कि वहाँ पर कोई भी सेल आए, बैक्टीरियल सेल। तो इस तरह की थ्योरी स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी कहलाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी थ्योरी, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई कि एक सुपर बीइंग था कोई, जिसको ईश्वर या भगवान या किसी और नाम से पुकारा जाता है, गॉड। अलग अलग धर्मों में अलग नाम से, अलग अलग संस्कृतियों में अलग नाम से उसने सब जीवों की उत्पत्ति की, उसने सबको बनाया है ना। अब ये थ्योरी तो शुद्ध मान्यता पे आधारित है, इसका कोई सबूत नहीं है, तो वैज्ञानिक इसको भी नहीं मानते, है ना। वैज्ञानिक इसको क्यों नहीं मानते, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पास्चर। उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क की जो शेप थी वो स्वान नेक की शेप की थी। स्वान यानी कि जैसे हंस होता है, हंस की गर्दन जैसी इसकी नेक, इसको नाम दिया गया स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर रख लिया। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सपोज करो मीट था, मीट को बॉयल करके रख दिया। उसके बाद इसको यहाँ से कर दिया सील, और फिर उन्होंने लगभग 15 दिन के बाद देखा क्या इसके अंदर कोई बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं या फंजाई या कोई बीज यानी कि हाउस फ्लाई आती हैं, इसमें अंडे देती हैं। तो 15 दिन के बाद भी इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी, है ना। यानी कि बाहर से अगर सील कर दिया गया तो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इसमें नहीं हुई। लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया गया और एयर को अंदर आने की अनुमति दी गई, तब इसके अंदर फ्लाइज आई, उन्होंने अपने अंडे दिए और वो मल्टीप्लाई होने लगे, बैक्टीरियल ग्रोथ हुई। तो इससे बात साबित होती है कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी गलत है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग बात है। जैसे कि बाइबल में कहा जाता है कि जो दुनिया है वो 7 दिनों में बनी थी और 7वें दिन बनाया गया था इंसान को, ठीक है। और एक फेमस कोटेशन है बाइबल में, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, कि भगवान ने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। यानी कि सब कुछ एक सुपर बीइंग के इच्छा पे निर्भर कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है
कि भगवान ने जैसी चीजें आए हैं एज इट इज उनको बनाया था। इवोल्यूशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इवोल्यूशन तो ये कहता है ना कि धीरे धीरे चेंज आते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं और ऑर्गेनिज्म परिवर्तित होते जाते हैं आने वाली पीढ़ियां। तो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी इसको नकारती है। इस पैराग्राफ में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है इन्होंने। पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा कि व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन वे लुकिंग बैक इन टाइम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उन तक उनकी हमसे दूरी कैसी है, लाइट ईयर्स में है, यानी कि बहुत दूर है। हमारे सबसे पास का जो स्टार है वो है सन, और सन की लाइट को हम तक आने में लगते हैं 8 मिनट्स, 8.5 मिनट। उससे दूर के जो स्टार्स हैं वो लाइट ईयर्स की दूरी पे यानी काफी दूर दूर है। एटलीस्ट हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे तो दूर है। उनकी जैसे हम सन को कहें कि उसकी लाइट जो हम देख रहे हैं वो 8.5 मिनट पहले की लाइट है, और उसी तरह से ये जो स्टार्स हैं इनकी जो हमें रोशनी दिख रही है वो कैसी है, वो काफी समय पहले चली हुई लाइट है जो हमें अब दिख रही है। एक तरह से हम पास्ट की लाइट को देख रहे हो। ये इनके इस पहले पैराग्राफ में बताया गया कि देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी आर अपेरेंटली पीपिंग इनटू द पास्ट। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट। इस बात को इन्होंने यहाँ इसलिए बताया कि लाइफ का ओरिजिन जो हम स्टडी करते हैं ना, ये भी एक तरह से पास्ट में झांकने वाली बात है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ हो। जैसे यहाँ इन्होंने एक आंकड़ा दिया है सेकंड लाइन में कि यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी एक अंदाजा है, इसका भी कोई वो नहीं है कि शुद्ध हमें प्रूफ मिला। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और ये पता कैसे चला, जो सबसे पुराने एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स या दूसरे प्लेनेट से लाए हुए हमें हमारे पास वो है प्रूफ्स है या मैटर है, वो मैटर की जब कार्बन डेटिंग की गई वो 20 बिलियन ईयर्स पुराना मिला। ये हो सकता है इतना पुराना हो, इससे पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिले, इसी से हमने अंदाजा लगाया। और कैसे और ओरिजिन हुआ था इस सारे सिस्टम का, ये सारा जो मैटर था, देखो दो चीज होती है हमारे सिस्टम में, एक तो होता है मैटर और एक होता है एंटी मैटर। तो जो सारा मैटर था वो असल में क्या था, वो थी गैसेस का मिक्सचर, ठीक है। और गैसेस एक जगह और डेंसिटी ज्यादा डेंस होती गई, उसका कारण क्या था, ग्रेविटेशनल पुल, है ना। और उसके ज्यादा एक जगह घना हो जाने के कारण उसमें हुआ एक विस्फोट। विस्फोट क्या कहा गया, बिग बैंग, यानी कि बड़ा धमाका। और उस बड़े धमाके की वजह से जो सारा मैटर था, ठोस या फिर गैसियस या लिक्विड, वो सारा ब्रह्मांड के अलग अलग भागों में फैलता चला गया। और उसी ठोस मैटर ने फिर अलग अलग शेप्स धारण की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वो सारी शेप्स कैसी होती हैं, स्फेरिकल। हम क्या देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं या फिर प्लैनेट्स होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उनकी शेप होती है गोल। गोल होने का कारण ये है कि जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर चारों दिशाओं से इक्वल प्रेशर लगेगा तो एक ही शेप जनरेट होती है और वो होती है गोल, ठीक है। ये कारण है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के गोल होने का, है ना। अब सपोज करो इसका सेंटर से सब दिशाओं में अगर इक्वल प्रेशर लगे तो कौन सी शेप बनती है, स्फेयर, है ना। इसीलिए सब ये स्फेरिकल होते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने एक साइंटिस्ट का नाम दिया जिसका नाम था विलर्ड लिबी, जिसने बिग बैंग थ्योरी दी। विलर्ड लिबी, LIBB। हालांकि ये जो थ्योरी है इसको लेके कई सारे विवाद भी हैं कि किसने दी थी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी में समय समय पर अपने एडिशंस दिए, है ना, कुछ सुधार उसमें बताए हैं। तो कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत लोगों का है। जैसे कोई ये कहे कि पहिए का आविष्कार किसने किया था या आग का आविष्कार किसने किया था, उसी तरह से इस थ्योरी को भी कई लोगों ने उसका इनपुट है उसमें। अब देखो अर्थ की एक जो इन्होंने दी है वो फर्स्ट पैराग्राफ में दी है कि इस विस्फोट की वजह से अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बने, जिसमें से एक हमारी अर्थ और ये सोलर सिस्टम भी था। और इस सोलर सिस्टम में मौजूद हमारी अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि ये किसकी एज है, ये है यूनिवर्स की और ये है हमारी अर्थ की। तो लगभग जब 3/4 टाइम बीत चुका था, है ना, 20 बिलियन ईयर्स में से लगभग 15 बिलियन ईयर्स एग्जिस्ट किए हुए हो चुके थे यूनिवर्स को, उसके बाद एग्जिस्टेंस शुरू हुआ हमारी अर्थ का,
क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, जो फ्रेगमेंट्स थे वो ब्रेक होकर एक दूसरे से दूर जा रहे थे। फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है ना। तो अब ये एक धमाका ही था जिसकी वजह से सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अर्थ जो है, इसके लिए देखो इन्होंने क्या लिखा, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ के जैसे सपोज करो ये अर्थ, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं, लेकिन ये एक ऐसा ठोस ऑब्जेक्ट है जिसमें कि लगातार रिएक्शंस होने के कारण गैसेज रिलीज हो रही है, और ये गैसेज बाहर यूनिवर्स में जाकर लुप्त नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स में तो वैक्यूम है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है ये इसको यहीं पर होल्ड करके रखेगा एक एनवेलप के रूप में, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर उन गैसेज का मिश्रण है जो इस पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान जनरेट हुई। तो इन्होंने क्या लिखा है कि वाटर वेपर, मीथेन, CO2 एंड अमोनिया वर रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास। तो ये गैसेज जो रिलीज हुई, इन्होंने हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया था। और कौन सी? वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया है ना, और CO2। क्योंकि शुरू में जैसे हम छोटी क्लास की किताबों में पढ़ते हैं कि पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी, और ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो जब ये आग का गोला थी तो उसमें कुछ ना कुछ गैसेस भी रिलीज हो रही होंगी, ये वो गैसेस थी। फिर आगे लिखा है इन्होंने, UV रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू H, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 escape। सन से जो एनर्जी आ रही थी, अब ये सिस्टम क्लोज सिस्टम नहीं था, इसमें लगातार एनर्जी का इनपुट था। इस फॉर्म में सन से आने वाली रेडिएशन जो इंफ्रारेड और UV के फॉर्म में, और विजिबल लाइट की थी। विजिबल लाइट का इफेक्ट बाद में आया जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आया, उससे पहले इफेक्ट किसका था? UV का और इंफ्रारेड का। उनकी वजह से अब UV रेडिएशन जो होती है ये ऐसी है, ये कॉज करती है म्यूटेशन, और इसकी वजह से अर्थ पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का जो बनने का प्रोसेस है इवोल्यूशन, वो तेज गति से हुआ। आगे UV रेज, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। मीथेन, ये रही मीथेन CH4, और इसकी वजह से फिर फॉर्मेशन किसका हुआ? वाटर का। वाटर वैसे वेपर के रूप में पहले से ही था। CO2 एंड अदर्स। ओजोन लेयर वाज फॉर्म। ओजोन लेयर असल में क्या है? ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर, और ये शील्ड की तरह काम करता है किसके लिए? UV रेस के लिए। इसलिए इसके बनने से फायदा ये हुआ कि ये पूरा एक ब्लैंकेट की तरह बन गया, जिसके अंदर हीट ट्रैप होकर रह जाने लगी, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो अंदर क्या बनने लगा? लाइफ के जनरेशन के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस बनने लगी। ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। और ये जो प्रोसेस है कि लगातार वाटर इवेपोरेट होता गया, फिर कंडेंस हुआ यानी प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर इवेपोरेट हुआ, ये साइकिल कई सालों तक चली। तब जाकर अर्थ का जो अपर सरफेस है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ये कूल डाउन होना शुरू हुआ। लोअर लेयर्स जो है, जो कि मेंटल है या फिर कोर है, वो अभी भी अपर लेयर से ज्यादा गर्म है। ठीक है, इसके बाद दिया है 500 मिलियन ईयर्स। अभी तक हम बिलियन की बात करें। अब पहला लाइफ का जो फॉर्म ओरिजिनेट हुआ वो 500 मिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, 1 बिलियन में कितने मिलियन ईयर्स होते हैं? 1000। तो अब 4.5 थे। जब 1 बिलियन ईयर से नीचे का आंकड़ा आया यानी 500 मिलियन, तब पहला लिविंग सेल जनरेट हुआ, जिनको क्या कहते हैं? कोसरवेट्स भी कहते हैं। ये स्पेशल सेल्स थे जो आज के आर्किबैक्टीरिया की तरह होते हैं, है ना, प्रिमिटिव आर्किबैक्टीरिया इनको कहते हैं। इसके बाद आती है बात, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। ये एक नई थ्योरी है जो हमें ये कहती है कि हो सकता है लाइफ का ओरिजिनेट अर्थ पर ना हो सकता है कि इसका ये कहीं और से सीड की तरह आई है लाइफ, या शुरुआती लाइफ फॉर्म्स या सेल्स, और इनको यहाँ अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिली और ये मल्टीप्लाई होने लगी। इस थ्योरी को पैंसपर्मिया कहते हैं। ठीक है,
तो अगली थ्योरी है हमारी पेंसपर्मिया। जैसे स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी है या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, उसी तरह से पेंसपर्मिया है जो कहती है कि मीटियोराइट्स या एस्टेरॉइड्स के थ्रू लाइफ के जो एंशिएंट फॉर्म्स थे वो अर्थ पर आए, है ना, ये अर्थ पर आकर टकराए, यहाँ पर उनको एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिली और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डाइवर्सिफाई होने लगे। ये पेंसपर्मिया है। पेंसपर्मिया का आइडिया एस्ट्रोनॉमर्स को इसलिए लुभाता है क्योंकि जो बाद में मीटियोराइट्स आए, जब ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो गया और उन्होंने एस्टेरॉइड्स को स्टडी करना शुरू किए, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ इस तरह के सेल्स उनके अंदर पाए गए। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो इसके आगे इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन और लुईस पास्चर के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को डिस्प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन नहीं होता। इसके बाद आती है सबसे लेटेस्ट थ्योरी जो सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड भी है, उसका नाम है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। तो सारी थ्योरी जो है वो गलत है, तो सही कौन सी है? सही है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। तो हमें ये कहती है कि सबसे पहली जो लाइफ फॉर्म थी या एंशिएंट सेल था, ओसरवेट्स जिसको भी नाम दिया गया, उसका फॉर्मेशन केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है। एंशिएंट एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी या केमिकल्स बने, उनके आपस में रिएक्शन से सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स बने, जो कि मैक्रो या माइक्रोमोलिक्यूल्स थे। बायोमोलिक्यूल्स असल में क्या है? जैसे कि एमिनो एसिड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। और सबसे पहली जो लाइफ फॉर्म थी वो असल में एमिनो एसिड्स के कंपोजिशन से बनने वाले प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोजिशन से बनने वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या फिर जेनेटिक मटेरियल के एक साथ आने से बने। ठीक है, तो इनके कंपोजिशन से पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर बना, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसी को केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, देखो, ओपेरिन ऑफ रशियन, हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ओपेरिन एंड हेल्डेन। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी। ठीक है, तो पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए या प्रोटीन इस तरह से सिंथेसाइज हुए थे एंशिएंट एटमॉस्फेयर में होने वाले रिएक्शंस की वजह से। जो गैसेस थी उन्होंने इस तरह के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया। एक वैज्ञानिक का नाम दिया, देखो, S.L. मिलर, स्टैनली मिलर था इनका नाम। इन्होंने ये पाया कि एंशिएंट अर्थ पर जो कंडीशंस थी, ऑक्सीजन तो नहीं थी, लेकिन वहां पर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जिसमें मीथेन और अमोनिया थे, इन सब की वजह से सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन कंटेनिंग, और इनके कंपोजिशन से फिर पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर बना। ये जो कड़कती हुई बिजली थी या फिर फूटते हुए ज्वालामुखी थे या ज़्यादा टेम्परेचर था, इनकी वजह से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट हुआ, है ना, और उससे ये वाली फॉर्म्स बनी। स्टैनली मिलर ने क्या कहा कि इस चीज़ को मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा, जो कि हेल्डेन एंड ओपेरिन ने कहा। उन्होंने एक एपरेटस बनाया जो फिगर 7.1 में दिखा है। इस एपरेटस में अगर तुम देखो तो एक साइड से क्या किया है कि ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, सीधे डायग्राम है ना, इस डायग्राम में इन्होंने क्या किया है कि एक जगह स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो एक तरह से ये दर्शाता है कि पुराने एटमॉस्फेयर में बिजली कड़कना जो है एनर्जी का सोर्स था। और इसके अंदर मिक्सर के रूप में कई सारी गैसेज हैं, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। और एक साइड से अब चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो एक साइड से टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए वाटर को इन भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ से उसे आउट लिया जा रहा है कूल डाउन करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें वेपर फॉर्म में जनरेट हो उनको कंडेंस करके नीचे लाया जाए। देखो यहाँ लिखा है लिक्विड वाटर इन ट्रैप वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होता है, इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये क्या था? ये एक तरीका था कि एंशिएंट अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने का। ठीक है, तो ऐसा शायद हुआ होगा एंशिएंट अर्थ में, जिसमें कि पहले और लाइफ फॉर्म्स इन मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन से बने होंगे। नेक्स्ट पेज पर देखो, पेज 128 पर, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो
लगभग 2000 मिलियन ईयर्स पहले पहली लाइफ फॉर्म जनरेट हुई थी, जो कि सिंगल सेल थी और एक तरह से आर्के बैक्टीरिया की कंपोजिशन जैसी सेल वॉल की होती है उस तरह की थी, ना उसमें ऑर्गेनेलीज थे, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनिंग था, यानी कि अपने कॉपी बना सकता था रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये जो थ्योरी है कि पहली लाइफ फॉर्म्स कैसे आती है, नॉन लिविंग फॉर्म्स से जनरेट होती है। However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into complex biodiversity is a fascinating story. एक बार लाइफ फॉर्म जनरेट हो जाए, इसके बाद इसका डाइवर्सिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में परिवर्तित होना, वही इवोल्यूशन की थ्योरी है। उसी को हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का थ्योरी। थैंक यू।